नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला प्रश्न जो हमें क्लिनिक में अक्सर मरीज पूछते हैं, उस विषय में मैं बात करना चाहता हूं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम में जब मरीज दवाई शुरू करते हैं और मरीज जब दवाई से ठीक भी हो जाते हैं, बाद में वो सेक्सुअल प्रॉब्लम की दवाइयां कितने समय तक शुरू रखनी पड़ेगी। अक्सर मरीज दवाई शुरू करने के 1-1.5-2 महीने में मरीज को काफी फायदा होता है। ऑलमोस्ट 70-80% इंप्रूवमेंट लगभग देखा जाता है सेक्सुअल प्रॉब्लम के मरीज में। बाद में वो मरीज अपने आप ही काफी बार दवाई बंद कर देते हैं कि अभी हम बढ़िया अच्छा सा फायदा हमें हो चुका है, तो अब हमें दवाई की जरूरत नहीं है और हम ठीक है। उसके बाद भी कुछ समय तक वो दवाई से उसकी तबीयत अच्छी रहती है और सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन 10-15 दिन के बाद वो फिर वापस उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तब वो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि ये दवाई कब तक शुरू रखनी पड़ेगी। जब तक हम दवाई ले रहे हैं तभी हमें अच्छा फील हो रहा है और हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम में अच्छा हो रहा है। जैसे ही हम दवाई बंद कर देते हैं तो हमारी तकलीफ वापस शुरू हो जाती है। तो काफी मरीज तो बहुत ही चिंता में आ जाते हैं कि कहीं ये दवाई तो हमें जिंदगी भर तो नहीं शुरू रखनी पड़ेगी। ये जो एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के मरीज में दवाई से फायदा हो जाने के बाद दवाई कितने समय तक शुरू रखनी पड़ती है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम की दवाई को कितने समय तक शुरू रखना पड़ता है। सबसे पहले हम सेक्सुअल प्रॉब्लम को आज हम बात करेंगे दो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नपुंसकता और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्रपतन। ये दोनों पुरुषों की सेक्सुअल प्रॉब्लम है और आज हम इस वीडियो में इस दो प्रॉब्लम में दवाई को कितने लंबे समय तक शुरू रखना पड़ सकता है, इस विषय में ही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये होता क्यों है। आमतौर पर उसके दो कारण है। एक है ऑर्गेनिक कारण, जिसमें लिंग में खून की नलियां पतली हो जाती है, जिसकी वजह से लिंग में खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से लिंग को जितना चाहिए उतनी मात्रा में खून नहीं मिल पाता है। इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता होती है। और आमतौर पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग की हैबिट्स और मोटापा, ओबेसिटी, ये सब इसके कारण माने जाते हैं, जिनकी वजह से लिंग में खून की नलियां पतली हो जाती है और लिंग को जितना चाहिए उस मात्रा में खून नहीं मिल पाता है और उनकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। जबकि साइकोजेनिक यानी कि दिमाग में एक बार बैठ जाती है कि मुझे से लिंग ठीक से टाइट नहीं होगा, किसी भी कारणवश 1-2 बार लिंग नहीं ठीक से टाइट हो पाया, कभी भी थकान की वजह से, कभी नींद नहीं हुई है, कभी पति पत्नी या दोनों पार्टनर के बीच में कुछ अनबन हुआ है, उसी वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश की है, या कुछ भी कारण की वजह से काफी एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज है कि जो उस वक्त कोई एंजाइटी या कोई डिप्रेशन की तकलीफ है, तो उस वक्त कब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाया। काफी बार न्यूली मैरिड कपल्स में भी ऐसा देखा जाता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कैसे सेक्स करेंगे उसके बारे में डर की वजह से वो नहीं कर पाते और 1-2 बार वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाते, फिर भी उसमें दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और फिर वो मुझसे नहीं हो पाएगा ये बात दिमाग में बैठी हुई है तो वो वाकई में उससे नहीं हो पाता है। जैसे कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो होके रहता है। तो ये जो डर दिमाग में बैठा हुआ है कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी दिक्कत होती है, तो इन्हें कहते हैं साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या मानसिक कारण से होने वाली नपुंसकता या मानसिक कारण से होने वाला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और हम जब दवाई देते हैं तो दवाई क्या करती है कि दवाई खून में, लिंग में खून का संचार बढ़ाती है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है ताकि लिंग को भरपूर मात्रा में खून मिल पाए और वो ठीक से टाइट हो पाए और सेक्सुअल एक्टिविटी हो पाए।
तो जब भी मानसिक कारण है, जैसे कि ये जो हमने बात की कि दिमाग में एक बात बैठ गई है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो नेचुरली जो जितनी एक्साइटेबिलिटी या जितनी मेहनत करनी पड़ती है सेक्स के दौरान इरेक्ट होने के लिए, वो बहुत कम पड़नी पड़ती है। तो इरेक्शन होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी भी ठीक से हो पाती है, और बार बार ठीक से सेक्स हो पाए। तो ये जो दिमाग में एक बात बैठ गई थी ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो वैसे ही नहीं बैठ गई थी, वाकई में 2-4-5 बार ट्राई की गई थी, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया था, इसलिए ये बात दिमाग में बैठ गई थी। उसी प्रकार कुछ समय तक, 3-4 महीने तक ठीक से सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाए तो फिर धीरे धीरे वो दिमाग से वो बात निकल जाएगी और वो नेचुरल स्पॉन्टेनियस सेक्सुअल एक्टिविटी हो पाए। इसको मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि जैसे कि कोई एक बच्चा है, जब वो बाइसिकल सीख रहा है, तब वो साइकिल चलाने के लिए जाता है, कुछ पैडल्स लगाता है, फिर वो गिर जाता है, फिर वो वापस उठता है, फिर कुछ पैडल्स लगाता है, वापस गिर जाता है, फिर वो वापस उठता है, कुछ पैडल्स लगाता है, वापस गिर जाता है। ऐसा अगर बार बार हो, फिर वो बच्चे के दिमाग में वो बात बैठ जाएगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा साइकिल। फिर वो साइकिल चलाना ही छोड़ देता है और साइकिल कोने में घर में पड़ी रहती है। फिर एक दिन वैकेशन आती है तो मामा का लड़का या बुआ का लड़का आता है, कोई बड़ा दोस्त आता है घर पे कि भाई ये साइकिल क्यों पड़ी रही है। तो वो बच्चा बताता है कि भाई ये मैं नहीं सीख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी बार कोशिश की है लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने तो कोशिश करना ही छोड़ दिया कि मैं बार बार मैं गिर जाता हूँ, मुझे चोट लगती है, फिर अब नहीं हो पा रहा है, मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहता है कि चलो तू पैडल मार, मैं तेरे को पीछे से सपोर्ट करता। तो वो बड़ा लड़का है, वो साइकिल को पीछे से पकड़ के रखता है और ये जो छोटा बच्चा है वो पैडल मारता है। तो कुछ समय तक वो उसके पीछे पीछे सपोर्ट से चलता है, थोड़ा पीछे पीछे दौड़ता भी है। लेकिन कुछ समय में 4-5-7 दिन के बाद वो या उससे पहले भी एक स्टेज आ जाता है जब वो बड़ा भाई है या बड़ा लड़का है वो सपोर्ट को छोड़ देता है और बच्चा अपने आप ही साइकिल सीख चुका होता है, वो पैडल लगाता है, साइकिल चलती जाती है और उसको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, उसने वो साइकिल चलाना सीख लिया होता है। कुछ उस प्रकार से दवाइयां भी साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बस यही काम करती है कि ये वो बड़ा लड़का जो सपोर्ट कर रहा है कि तुम साइकिल चलाओ, मैं पीछे से हेल्प कर रहा हूं, बस कुछ वही काम कर रही है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी में दिमाग में एक बात बैठ गई है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, कोशिश करते जाते हैं तब भी वो नेगेटिव बातें पहले दिमाग में आती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये दवाई बस वही काम करती है कि सपोर्ट करती है कि बस मैं सपोर्ट कर रहा हूं, कोशिश तो करो, और वो दवाई के सपोर्ट के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाती है। फिर कुछ समय तक वो दवाई के सपोर्ट के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। फिर एक समय आता है जब वो सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है, वो डर दिमाग से निकल गया होता है, कॉन्फिडेंस आ चुका होता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि फिर वो बच्चे को एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो लंबे 10-15 किलोमीटर तक भी साइकिल चला के आता है, फिर उसमें वो कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि अब मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार ये साइकोजेनिक या मानसिक कारण से होने वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी एक बार ठीक हो जाए, फिर वो मरीज में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब उसे कोई दवाई की जरूरत नहीं है, तो फिर वो दवाई बंद कर देते हैं। आमतौर पे वो 3 से 4 महीने से लेके 6 महीने तक का समय भी हो सकता है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। इसमें मैं कोई रेफरेंस कोट नहीं कर रहा हूं या मैंने रिसर्च आर्टिकल को भी कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैं क्लिनिक में पेशेंट के साथ एनकाउंटर कर रहा हूं वो मेरे अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। और जो ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है जिसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वेट बढ़ा हुआ है, मोटापा है, ओबेसिटी है, इसमें तो एक्चुअल में खून की नलियां ही कमजोर हो गई है, तो उसमें तो फिर वो सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर वो बाइसिकल ही खराब है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि वो उसकी वजह से वो बैलेंस नहीं रह पा रहा है, सिर्फ वो बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो बाइसिकल को कुछ सपोर्ट की लंबे समय तक जरूरत पड़ेगी। या फिर वो जो जिस प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि टायर खराब है तो बैलेंस नहीं रह रहा है, तो वो टायर चेंज करना पड़ेगा। कुछ उस हिसाब से अगर वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल के मरीज में अगर वो बीमारी कंट्रोल में रहे
अगर डायबिटीज कंट्रोल में रहे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहे, तो वो दवाइयां बंद कर सकते हैं। स्मोकिंग बंद कर दिया जाए, ये मुश्किल काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी एडिक्शन को बंद करना पॉसिबल है, किसी भी व्यसन से व्यसन मुक्त होना पॉसिबल है। काफी लोग करते भी हैं लेकिन उसमें स्ट्रगल ज्यादा रहती है, तो ये सही बात है। तो अगर ये सब चीजें कंट्रोल में रहती है, वजन कम किया जाए मोटापा में, तो भी ये दवाइयां कम भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कारण की वजह से होने वाले नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कितने समय तक आमतौर पे चलनी है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफी चीजें काम करती है। जैसे कि कितने समय पुरानी डायबिटीज है, अगर 20 साल पुरानी डायबिटीज है तो उसने ब्लड वेसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि हमें लंबे समय तक दवाई शुरू रखनी पड़ेगी। अगर वो अभी अभी कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज शुरू हुआ है पिछले 6 महीने या 1 साल में, तो उसमें अगर वो दवाई से या अपनी खुराक में चेंजेस करके वो डायबिटीज को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कर रहे हैं, तो वो दवाई कम भी हो जाएगी, बंद भी हो जाएगी। और जो ब्लड वेसल्स की नैरोइंग या ब्लड वेसल का पतलापन हुआ है वो सिर्फ लिंग में नहीं हुआ है, वो शरीर के अन्य भागों में भी हुआ है, जैसे कि हार्ट में, ब्रेन में। तो ये जो खान पान में ध्यान रखना, दवाई नियमित लेना डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन की, वो तो बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो हार्ट की खून की नलियां भी अगर पतली हो गई तो उसमें तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन में तो दिमाग का स्ट्रोक हो सकता है। तो ये इसका तो वैसे भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो अगर ये चीजें ध्यान रखी जाए तो फिर वो फर्दर डैमेज उसमें नहीं होता है और वो धीरे धीरे दवाई भी बंद कर सकते हैं। लेकिन वो साइकोजेनिक या मानसिक कारण में होने वाली नपुंसकता से लंबी चलेगी, वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें वाकई में ब्लड वेसल्स में कमी हो गई है, खून नहीं मिल रहा है लिंग को, कुछ उस कारण की वजह से ये हुआ। प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन। अब दूसरी बीमारी है प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन या शीघ्र पतन या शीघ्र स्खलन भी जिसे कहते हैं। अब शीघ्र स्खलन क्यों होता है? शीघ्र स्खलन के कारण में काफी बार वो एक पार्ट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कि वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी शीघ्र पतन होता है कि वो लिंग ठीक से टाइट ही नहीं हो पा रहा है, तो जल्दी से सेक्सुअल एक्टिविटी कर दे, कंप्लीट करे, कुछ उस प्रकार से दिमाग में वो एक साइकोजेनिक प्रेशर रहता है, उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है या वीर्य स्राव जल्दी निकल सकता है। कुछ रिसर्च ऐसे भी बताते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में अर्ली एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ये थोड़ा बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन उसको भी एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण मानते हैं कि जिसमें साथ साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। उनके और कारण में हार्मोन के चेंजेस हैं, प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन है, पेनिस की हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके अलावा मानसिक कारण जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, कुछ उस बीमारी को भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण माना जाता है। मानसिक बीमारियां जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को ऐसा मानते हैं कि एंजाइटी की वजह से उसे डर रहता है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, तो और वो डर या एंजाइटी की वजह से में वाकई में हो जाता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, और वाकई में हो जाता है तो वो डर और बढ़ता है कि नहीं मुझे हो जाता है तो, और वो डर और बढ़ता है तो वापस हो जाता है। तो ऐसे ये विशियस साइकिल हो जाता है कि एंजाइटी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, एंजाइटी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, और उस विशियस साइकिल को ब्रेक करना जरूरी। तो मतलब जो भी कारण है, जैसे कि अगर प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन है तो अगर वो पेशाब में, जिसके चिन्हों में आमतौर पे यूरिन में जलन होना, बर्निंग मिक्चुरेशन कहा जाता है, या पस आना, कुछ ऐसे चिन्ह अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से हो रहा है तो अगर पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करना चाहिए, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण की जो हमने चर्चा की कि अगर वो ऑर्गेनिक कारण है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो उसको भी ठीक करना चाहिए। अगर वो साइकोजेनिक कारण है तो उसको उस हिसाब से ठीक करना चाहिए। तो और अगर मानसिक कारण है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जब ट्रीटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे वो एंजाइटी भी कम होती जाएगी ना, जैसे जैसे वो जो विशियस साइकिल भी ब्रेक होगा कि अब दवाई के साथ वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होता है, अब वो मरीज अपनी इच्छा से सेक्स का समय बढ़ा सकता है,
वो अपनी इच्छा से वीर्य को निकलने से या वीर्य को गिरने से रोक सकता है, तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होगा। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो एंजाइटी भी कम होगी, तो ये विशियस साइकिल भी ब्रेक होगा। तो आमतौर पे अगर ये बाकी सारे कारण को एड्रेस कर दिया जाए तो धीरे धीरे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दवाइयां भी कम करके बंद कर सकते। लेकिन एक कारण है लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मरीज में से 5 से 7% मरीज लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मरीज होते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ऐसा कहा जाता है कि जब सेक्सुअल लाइफ की शुरुआत हुई है, फिर 2-3-4 पार्टनर के साथ भी चाहे क्यों ना सेक्स किया हो, लेकिन हर वक्त सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होते ही वीर्यस्राव हो जाता है और हर वक्त प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में जब भी सेक्स किया, जितनी भी व्यक्तियों के साथ सेक्स किया, हर वक्त उन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का ही अनुभव हुआ। वो कभी लंबे समय तक चले ऐसा सेक्स कर ही नहीं पाया है। कुछ ऐसे व्यक्तियों को या कुछ ऐसी तकलीफ को लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या सेक्सुअल लाइफ के बाद हमेशा के लिए चलने वाली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में ऐसा माना जाता है कि दवाइयां कम हो जाती है, लेकिन मिनिमम डोज में 1 या 2 दवाइयां शुरू रखनी पड़ती है, क्योंकि वो दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो बनने चाहिए कि जो वीर्य के ऊपर कंट्रोल करे, कि वीर्य को अपनी मर्जी से रोकने की क्षमता आए, वीर्य को अपनी मर्जी से वो गिरने से रोका जाए, वो क्षमता नहीं बन पाती है और वो दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। कुछ उस वजह से लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। आमतौर पे 2 मिनट से कम सेक्स चले और हर वक्त ऐसा ही हो, ऐसे मरीज को लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। ऐसे मरीज में दवाइयां बंद नहीं हो पाती हैं। ये एक मेडिकल लिमिटेशंस है, क्योंकि वो जैसे ही दवाइयां बंद कर देते हैं तो वैसे भी वो जो दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होते हैं कि जिसका वीर्य के ऊपर कंट्रोल होता है, वो फिर वापस कम हो जाते हैं, तो फिर वापस उसमें वो तकलीफ उसको वापस शुरू हो जाती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगता है। लेकिन अगर ये 7-8 या 10% लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मरीज में से 8-10% लोगों को अगर निकाल दिया जाए, तो बाकी के 90% लोगों में कि जिनमें कोई कारण है कि जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुआ है, जैसे कि वो प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन हो या कोई मानसिक बीमारी जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण हो, या कोई हार्मोन की तकलीफ हो, अगर उस तकलीफ को एड्रेस कर दिया जाए तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दवाइयां भी बंद करनी पॉसिबल है। और साइकोजेनिक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक थोड़ा रिदम बढ़ना चाहिए, कि एक बार वो रिदम बढ़ जाता है। जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मरीज में काफी बार ये पर्सनालिटी ट्रेट देखा जाता है कि वो रुक रुक के कुछ कर नहीं सकते। किसी भी काम में अगर वेट करना हो, कहीं पे लाइन में बैठना हो कि अपनी टर्न आए तब तक हमें बस सिर्फ खड़ा रहना है, लाइन में वेट करना है, या किसी भी लाइन में बैठना है, डॉक्टर के यहाँ भी वेट करने की जरूरत पड़ती है कि जब कुछ मरीज हमारे आगे हैं तब तक हम बैठते हैं ना, अपनी टर्न जब आए तब तक वेट करते हैं। टिकट विंडो पे भी आजकल काफी बार, अभी आजकल तो ऑनलाइन टिकट आने से वो कम हो गया है, लेकिन काफी बार टिकट विंडो पे भी लंबी क्यू लगती थी कि जिसमें हमें वेट करना है, सिर्फ खड़ा रहना है, वेट करना है। तो ऐसे लोगों को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, वो वेट नहीं कर सकते, अपनी टर्न के बारे में वेट नहीं कर सकते, वो बस वो कहीं पे भी खाली बैठे है ना तो उसको बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। ऐसी तकलीफ वाले लोगों को भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा बन गया है, वो अनकॉन्शियसली सभी चीजें जल्दी में ही करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी एक, अगर वो अपनी रिदम पे ध्यान दे, अपनी ये जो वीकनेस या पर्सनालिटी ट्रेट पे ध्यान दे, तो उसमें दवाइयां कम करके बंद करना का ज्यादा आसान रहता है। और ये दवाइयां या ट्रीटमेंट जब भी चल रही है तब ये करना ज्यादा आसान है, क्योंकि दवाइयों की हेल्प से सेक्सुअल समय बढ़ा हुआ होता है। तब अगर वो अपना ये अनकॉन्शियसली जो जल्दबाजी कर देते हैं या जल्दी में निपटाने की कोशिश कर देते हैं, तो अगर उसके ऊपर वो काम करें तो उसमें भी वो रिदम अगर बन जाए तो उसमें भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दवाइयां बंद करने में आसानी रहती है।
कुछ और चीजें भी है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जो दवाई के अलावा की जाती है, जैसे कि वुमन ऑन टॉप पोजीशन में सेक्स करना, या फिर कीगल एक्सरसाइज जिसमें वो वीर्य को गिरने से रोके उस मसल की एक्सरसाइज करना। इन सब चीजों को भी अगर किया जाए तो उसमें भी फायदा होता है और वो एक दवाइयां बंद करते वक्त मददरूप बनते हैं और उससे भी दवाइयां बंद करने में आसानी रहती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको इस टॉपिक के बारे में काफी क्लैरिटी हो गई होगी। ये वीडियो बनाने की वजह भी यही थी कि मैं इसका कोई एक लाइन में आंसर नहीं है कि ये कितने समय तक चलेगी। इसमें काफी सिचुएशन परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, जो आपको समझ में आ गया होगा कि काफी अलग अलग परिस्थिति में हमें अलग अलग आउटकम्स देखने को मिलते हैं। तो एक लंबा वीडियो में बनाना इसीलिए चाहता था कि हर एक मरीज को इतना 15-20 मिनट समझाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये वीडियो की लिंक में लोगों को शेयर कर सकूं, या काफी लोगों के जहन में ये क्वेश्चन रहता होगा कि ये दवाइयां कब तक चलेगी, हम जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं, दवाई बंद कर देते हैं तो वापिस तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अगर वो डायबिटीज के मरीज है, तो अगर वो डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रह रहा है तब तो ये होगा ही होगा, तो पहले डायबिटीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बात करना चाहता था। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो आप डॉक्टर IJ रत्नानी, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है कि जो आप अगर पूछना चाहते हैं कि काफी भी मानसिक बीमारियां या सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,